नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। तो आजकल जिस तरीके से दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की तरफ से एक के बाद एक तमाम जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं, और इसी के बाद से एक जो शो है वो आजकल टीवी पर काफी ज्यादा चर्चा में है, और उस शो का नाम है द कपिल मिश्रा शो। आपके पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा लगातार आम आदमी पार्टी पर खुलासे के बम फोड़ रहे हैं। आप और कपिल के बीच आरोप और पलटवार का सिलसिला कई दिन से जारी है, और इस जुबानी जंग के गवाह हम भी हैं और दिल्ली की जनता भी लगातार बन रही है। लेकिन बिना जांच के सच और झूठ का फैसला करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। आज टोटल न्यूज एक कोशिश कर रहा है यह जानने की कि आखिर सच क्या है, आरोपों की और सफाई की हकीकत क्या है, क्योंकि आज होगा सब कुछ स्पष्ट। शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और स्पष्ट सवाल होंगे आज सीधे कपिल मिश्रा से। और हमारे साथ खुद हमारे पैनल पर आप सरकार के, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका कपिल मिश्रा जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ, इससे पहले मैं तारुफ कराऊं आपका और दर्शकों से सभी का, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे साथ साथ हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है वो आज आपसे सीधे स्पष्ट सवाल करेगा, क्योंकि जो आपने एक के बाद एक जो बम फोड़े हैं इस पर आज आपसे सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा, हमारे साथ जो खास पैनल मौजूद है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल महेश्वरी जी मौजूद हैं, हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ शंभुनाथ शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अनिल बंसल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और आप सभी कपिल मिश्रा जी से आज स्पष्ट सवाल करेंगे मेरे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करें। सबसे पहले आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के भीतर जो कुछ हो रहा है, और आम आदमी पार्टी और कपिल मिश्रा की इस जंग की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे। कब अपने ही जो मंत्री हैं वो आपके खिलाफ हो गए, कपिल के आरोप और आपकी सफाई में से कौन सही है कौन गलत है, इसका स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। करेंगे इस पर बात, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट, जो कि वाकई में आपको बहुत कुछ याद दिला जाएगी। कपिल मिश्रा विधायक बने, फिर प्रकृति की कृपा थी कि वो मंत्री बने, और फिर प्रकृति की कृपा थी, ये बाई चांस हुआ, उन्होंने मांगा नहीं था कि उनको वही विभाग मिला जिसके जरिए उन्हें यमुना की सफाई करनी थी। और जिस तरह से ये पागलपन से, जब से ये मंत्री बने हैं, जिस तरह से ये पागलपन से यमुना को साफ करने के लिए लगे हुए हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। एक बार जोरदार कपिल मिश्रा जी के लिए तालियां बजा दीजिए। एक दौर ये भी था जब आम आदमी पार्टी के युवा मंत्री कपिल मिश्रा की तारीफों के कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे केजरीवाल, क्योंकि तब कपिल मिश्रा और आम आदमी पार्टी एक ही थे। यही नहीं, केजरीवाल की ही तरह कपिल मिश्रा भी आम आदमी पार्टी और खास तौर पर केजरीवाल को हर मोर्चे पर डिफेंड करते दिखाई देते थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जरा देखिए और याद करिए वो दौर। आम आदमी पार्टी है, मेरे नेता को तो तुम शाही भी फेंक दो, गाली भी दे दो, पत्थर भी मार दो, कोई तुम्हारे घर पे पत्थर मारने नहीं जाता, कोई तुम्हारे घर पे पत्थर मारने नहीं जाता। आप केजरीवाल को खुजलीवाल बोलो, दिन में 10 बार खुजलीवाल बोलो, खांसी वाला बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन जब मैं मोदी को फेंकू बोलूंगा, जब मैं राहुल को पप्पू बोलूंगा, तो मुझे उसकी छूट होगी। ईमानदारी से भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात तब भी होती थी और आज भी, लेकिन तब मोर्चा एक था, और अब दो अलग अलग दिशाओं में देखते नजर आ रहे हैं केजरीवाल और कपिल मिश्रा। जल मंत्री रहते हुए कपिल मिश्रा ने टैंकर घोटाले की जांच पर बड़ा खुलासा करने को लेकर एक ट्वीट किया। सुबह किए ट्वीट के बाद शाम तक कपिल मिश्रा की मंत्री की कुर्सी उनसे छीन ली गई। पद के साथ कपिल मिश्रा का विश्वास भी चला गया आम आदमी पार्टी से। केजरीवाल पर तानाशाही का आरोप हो या आप में कुछ लोगों की ही चलने की बात, आरोप आपको अलविदा कहने वालों ने खूब लगाए, लेकिन कभी किसी ने सीधे केजरीवाल को भ्रष्टाचारी नहीं कहा। पर कपिल मिश्रा ने मंत्री पद जाते ही केजरीवाल और आप के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया। 2 करोड़ देने का आरोप, विदेशी दौरों पर सवाल और हवाला का कनेक्शन दिखाकर कपिल ने आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से आप ना तो जवाब दे पा रही है और ना ही चुप रहकर सब देखने की हालत रही है। खुलासों के साथ केजरीवाल से जवाब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल मांगते हैं।
लेकिन चुप्पी और खामोशी के अलावा कुछ हासिल नहीं हो पाया कपिल को। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है। किस प्रकार से जमीनों का सौदा किया गया मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले, किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पर रखा गया। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। जिन कंपनियों ने रात के 12 बजे 50 लाख रुपए आम आदमी पार्टी को हवाला के माध्यम से दिए, मुझे लगता है हवाला का अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन इससे बड़ा सबूत, और अरविंद केजरीवाल के द्वारा हवाला को छुपाने के लिए मुकेश कुमार को आगे लाना, इस सारे काले धंधे को छुपाने की यह आखिरी कोशिश थी जिसका आज सारे देश के सामने भंडाफोड़ हुआ है। हवाला का अरविंद केजरीवाल का इससे सीधा संबंध आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राजनेता का साबित नहीं हुआ। सरकारी ठेके एक कंपनी को दिए जा रहे हैं, उसी के माध्यम से फर्जी चंदा लिया जा रहा है। पिछले कई दिनों से मैं दस्तावेज और तथ्य और डॉक्यूमेंट सामने रख रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की नॉलेज में हवाला का पैसा था। हेम प्रकाश का लेटर उन्होंने उस दिन जानबूझकर छुपाया था और मुकेश कुमार को सामने लेके आए। जिस दिन मैंने मुकेश कुमार का भांडा फोड़ा उस दिन से मुकेश कुमार का ही सामने नहीं आया, और उस दिन के बाद से अरविंद केजरीवाल जी ने कोई ट्वीट नहीं की कि पैसा कहां से आया है। आज मैंने 5 नेताओं के विदेशी दौरों की जानकारी मांगी थी, राघव चड्ढा की, सत्येंद्र जैन की, आशीष खेतान की, संजय सिंह की। इन सब की जो मैंने जानकारी मांगी, एक भी जानकारी देश को नहीं दी गई। तथ्यों के साथ केजरीवाल को ईमानदारी के मसीहा से हवाला कनेक्शन वाला साबित करने की मुहिम छेड़ कपिल मिश्रा भले ही खुद को सही और आपको गलत साबित करने में लगे हैं, लेकिन आपके जवाब और उन्हें बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ने वाला बताकर आम आदमी पार्टी अपना बचाव कर रही है। इन सब के बीच सच क्या है? दिल्ली और देश जो सब देख रहा है, लेकिन कौन सही कौन गलत इसका फैसला कैसे करें, यही स्पष्ट करने के लिए आज टोटल न्यूज स्टूडियो में मौजूद हैं खुद कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं आप वर्सेस कपिल मिश्रा की इस जंग के हर दाव को स्पष्ट। तो आप सभी दर्शक अपना जो टीवी का रिमोट है एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि अब यहां पर शुरू होगा स्पष्ट सवालों का सिलसिला कपिल मिश्रा के साथ। जो आरोप लगाए गए कपिल मिश्रा की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, और वहां से पलटवार किया गया, कुछ आरोप लगा दिए गए बीजेपी आरएसएस के एजेंट, तमाम बातें कहेगी, सब कुछ यहां पर निकलेगा और स्पष्ट सवालों का सिलसिला शुरू होगा कपिल मिश्रा जी के साथ। कपिल जी तैयार हैं आप? बिल्कुल पूरी तरह जी। कपिल जी, सवाल मेरा पहला आपसे है टैंकर घोटाले को लेकर। जो आपने आरोप लगाया कोई नई बात नहीं, कुछ नया नहीं था, एक साल पहले बकायदा जो कुछ था उसको लेकर आपने यह तक कहा कि मैंने फाइल भेज दी है, आगे दबा के रखा गया सब कुछ इसको लेकर। इस दरमियान जब आपको बर्खास्त कर दिया गया, आपने 2 नाम लिए, आपने विभव पटेल का नाम लिया, आपने आशीष तलवार का नाम लिया। आप ये बताइए कि इतना सब कुछ हो रहा था, क्या अरविंद केजरीवाल का इसमें सीधा कोई रोल नहीं था? पूरी तरह से सीधा रोल था, स्वयं उनको ये रिपोर्ट दी गई थी। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, एक तो मैंने आरोप नहीं लगाए, मैंने उसके तथ्य रखे और वो तथ्य इंटरनेट पर है। अगस्त 2015 में, यानी अपने मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर शीला दीक्षित के घोटाले की न केवल जांच कराई बल्कि पूरी की पूरी रिपोर्ट बना के कि 400 करोड़ रुपए की गड़बड़ी इसमें हुई लगती है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना के 1 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को भेज दी। वो लेटर, वो डेट, वो सब इंटरनेट पे सब लोगों के सामने है। जिस तारीख को वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दी जाती है, उसी तारीख को शाम को कानून मंत्रालय मेरे से लिया जाता है। ठीक। और उसके बाद लगभग 10 महीने तक वो रिपोर्ट कहीं नहीं जाती है, ना एंटी करप्शन ब्यूरो में जाती है, ना सीबीआई में जाती है, जबकि मंत्री होने के नाते अगस्त 2015 में मैं ये लिख के देता हूं कि ये रिपोर्ट सीबीआई या एंटी करप्शन ब्यूरो में तुरंत जानी चाहिए। 10 महीने के बाद जब बहुत ज्यादा राजनीतिक माहौल खराब होता है, दबाव पड़ने शुरू होते हैं, तब उसको एंटी करप्शन ब्यूरो में भेजा जाता है। तो बिल्कुल इस बीच में अगर वो रिपोर्ट नहीं जाती है, ये एक तथ्य है। मुख्यमंत्री महोदय को अगस्त 2015 में भेज दी गई थी, ये एक तथ्य है। अब वो क्यों नहीं गई है, वो मेरा बयान है कि विभव ने और आशीष तलवार ने ये कोशिश की कि ये शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई ना हो, और अरविंद केजरीवाल जी का इसमें मेरे से, क्योंकि खुद सीधे ये कहा था उन्होंने, और तथ्य भी ये बताते हैं कि उन्होंने ये कहा कि अगर शीला दीक्षित के घोटाले खोलने की इतनी जल्दी क्या है, घोटाले तो और मंत्रालयों में भी हुए थे, वहां भी तो रिपोर्ट बनाई जा सकती थी। अगर उन्होंने नहीं बनाई
तो तुम्हें क्या जल्दी है। और ये भी एक सच्चाई है कि हमारी सरकार को लगभग 2.5 साल हो गया है, केवल मेरे मंत्रालय के अलावा शीला दीक्षित के किसी भी पुराने घोटाले की कोई रिपोर्ट किसी भी विभाग ने नहीं बनाई है। जी अच्छा कपिल जी, एक चीज है यहां पर, एक तो आपने जब इसकी रिपोर्ट बनाकर आपने भेजी थी, आपने खुद कहा कि जो कानून मंत्रालय आपके पास था, इस मंत्रालय को आपसे छीन लिया गया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि जो बतौर जल मंत्री आपकी पोजीशन को रखा जाता है और कानून मंत्रालय, क्योंकि जो मसला था वो जल मंत्रालय से जुड़ा हुआ था, एक तो ये आपसे छीना जाता। दूसरी बात ये कि पूरा 1 साल हो जाता है, 1 महीना कुछ नहीं हुआ, 2 महीना कुछ नहीं हुआ, 3 महीना, आखिरकार आप इतने वक्त तक क्यों चुप रहे? फिर मैं आपको बताता हूं। हाँ। पहली बात तो जल मंत्रालय वो उसके बाद ले ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी जो क्रेडिबिलिटी थी वो उस दिन खत्म हो जाती। हाँ। अगर उनको मालूम था कि ये रिपोर्ट मैंने दे दी और ये पब्लिक की नॉलेज में, मीडिया की नॉलेज में आ गई, लेकिन केवल मेरे को सबक सिखाने के लिए कि तुमने आखिर ये रिपोर्ट बनाई कैसे, तुमने बिना परमिशन के घोटाला उजागर कैसे किया, तो वो एक सबक सिखाने की कार्रवाई थी। और उसके 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल जी जब मुझसे मिले तो उनके ये शब्द थे कि मैं तुम्हें यहां से निकाल के बाहर भी फेंक दूंगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि जनता तुम्हें भ्रष्ट मानेगी, तुम्हारे खुद के घर परिवार के लोग तुम्हें भ्रष्ट मानेंगे और आत्महत्या के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। और ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है कि अगर मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर अरविंद केजरीवाल जी मुझे मंत्रालय से निकालते तो ये एक कड़वा सच है कि मेरे पास सच में अपने मंत्रालय की 8वीं मंजिल से कूदने के अलावा कोई और रास्ता मेरे जीवन में नहीं बचता, क्योंकि कोई नहीं मानता कि अरविंद केजरीवाल किसी बेईमान को ही निकालेंगे अपने मंत्रालय से। अगर 1 महीने में निकालेंगे तो ये एक कड़वा सच है। और उसके बाद 10 महीने तक वो फाइल कहीं नहीं गई मुख्यमंत्री के पास से, ये एक तथ्य है। और जरूर इस बीच में और भी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि किसी भी और मंत्री ने इससे पहले या इसके बाद शीला दीक्षित के किसी घोटाले की कोई फाइल नहीं खोली। जी अच्छा कपिल जी, कहीं ऐसा तो नहीं, आपने जो कहा कि शीला दीक्षित के घोटाले कोई फाइल नहीं खोली गई, कहीं ऐसा तो नहीं 49 दिन की जब सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, इस दरमियान जो समर्थन दिया था कांग्रेस ने, तो ये एहसान चुकाया गया अरविंद केजरीवाल सरकार में आने के बाद कि ठीक है हम इसमें कुछ नहीं करेंगे? मुझे नहीं मालूम ऐसा है कि नहीं है, 49 दिन की सरकार में मैं था भी नहीं, लेकिन ये एक तथ्य है कि कॉमनवेल्थ घोटाले जिसके खिलाफ हम लोगों ने सबसे पहले आंदोलन किया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से भी पहले, उसकी सारी फाइलें पीडब्ल्यूडी मंत्रालय के पास हैं। उस वक्त जितने भी सड़कें, पुल बनाए जा रहे थे, स्टेडियम बनाए जा रहे थे, वो सारी की सारी, और उसके लिए ना किसी एलजी की मंजूरी की जरूरत है, ना किसी केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत है। जब मैंने जांच कराई तो किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक तथ्य है कि इस प्रकार की जांच कोई भी मंत्रालय करा सकता था। जी अच्छा, चीजें कुछ ऐसी तो नहीं हो गई कि ठीक है, आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है, काफी हो हल्ला होता है, उस पर निशाना साधा जाता है, हम ये कर देंगे। जब अरविंद केजरीवाल सत्ता पर नहीं आए थे तो मैं आते ही सबसे पहला काम करूंगा, शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा, भ्रष्टाचारी को ये करूंगा, लेकिन इसके बाद कुछ हुआ नहीं। यानी कि कुछ वही है सिलसिला कि सत्ता में आने के बाद आप मत कुछ करिए और हम कुछ नहीं करेंगे, एक वो रवैया था। क्यों नहीं किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आशीष तलवार और विभव कुमार के माध्यम से शीला दीक्षित जी के साथ एक संवाद जरूर कायम करके रखा गया, लगातार कायम करके रखा गया। और एक ही रिपोर्ट जो बनकर आ भी गई शीला दीक्षित के घोटाले के खिलाफ, उस रिपोर्ट को फिर मुख्यमंत्री कार्यालय से कहीं आगे नहीं जाने दिया गया। जी जी अच्छा, इन सब के बीच ये बताइए कि अब एक आप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन को लेकर अब आज आपकी तरफ से खुलासा किया गया कि इसमें जो शीतल सिंह हैं, अब उसको लेकर आपने कई सारी बातें कही हैं, तो ये अचानक से सब कुछ आपके पास आ जाना, ये सब कुछ हुआ कैसे? आप तक ये जानकारी कहां से है जो आपने रूस दौरे को लेकर आपने सब? मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये थोड़ा बताइए। तो थोड़ा डिटेल में बताता हूं। हाँ। जब मैंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ 3 शिकायत दर्ज कराई सीबीआई में, उसके बाद मैंने एक अभियान चलाया लेट्स क्लीन अप, और एक ईमेल आईडी चलाया letscleanup@gmail.com। और मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी स्वच्छ होनी चाहिए और कुछ लोग यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आप मुझे जानकारी दीजिए। केवल 6 से 7 दिन के अंदर इतने सारे तथ्य आने लगे कि उसको देख के मेरे को भी हैरानी हो रही है कि इतनी सारी गड़बड़। उसमें से कुछ वॉलंटियर ने मेरे को कॉल करके बोला कि 5 नेताओं की विदेश यात्राएं हैं, राघव चड्ढा हैं, उसमें सतिंदर जैन है, आशीष खेतान है, संजय सिंह है, दुर्गेश पाठक हैं। अगर इनकी विदेश यात्राओं के डिटेल देश के सामने आ गए तो स्थिति इतनी भयावह है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी को देश छोड़कर ही जाना पड़ जाए। और इसीलिए मैंने अनशन किया। 6 दिन के अनशन के बावजूद भी, उस अनशन में मैंने किसी का इस्तीफा नहीं मांगा था, उस अनशन की मेरी कोई राजनीतिक डिमांड नहीं थी। एक ऐसी पार्टी जो हमेशा से ये कहती है कि हर चीज सार्वजनिक होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए और जनता को सारे डिटेल मिलने चाहिए, उस पार्टी से केवल इतना सा सवाल कि आपका कौन सा नेता पिछले 2 साल में कौन कौन से देशों में गया, कितने दिन उन देशों में रुका और इसका पैसा कहां से आया। क्योंकि हमने शुरू से ये सुना अरविंद केजरीवाल जी से कि हमारे पास तो चुनाव लड़ने का भी पैसा नहीं है। ये इतना छोटा सा सवाल और इसका जवाब नहीं मिला 6 दिन तक भी। एक छोटा सा हिंट संजय सिंह जी ने दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जब वो रशिया गए थे
तो उसका सारा का सारा खर्चा शीतल प्रसाद सिंह जी ने उठाया था, ये संजय सिंह जी ने खुद बोला। तो मैंने गूगल करना शुरू किया, इसके लिए कोई ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, और जैसे ही शीतल प्रसाद सिंह जी के गूगल करके डिटेल निकाले तो ये पता लगा कि शीतल प्रसाद सिंह जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का बिजनेस करते हैं। ये भी पता लगा कि दिल्ली की सरकार में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का एक 400 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसकी जांच चल रही है एंटी करप्शन ब्यूरो में। यह भी पता लगा कि 49 दिन की हमारी सरकार के दौरान एक कमेटी बनाई गई जिसने इस घोटाले को खोला। यह भी पता लगा कि 49 दिन की हमारी सरकार में जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे सौरभ भारद्वाज, उन्होंने लिख कर दिया कि इस कंपनी के सारे ठेके बंद होने चाहिए। और यह भी पता लगा कि जब हमारी दोबारा सरकार आई तो इस कंपनी का कोई ठेका बंद नहीं किया गया और ठेके चलते रहे। इसके बाद यह पता लगा कि ये जो कंपनी है जिसके ऊपर 400 करोड़ के घोटाले की जांच चल रही है, इस कंपनी में शीतल प्रसाद सिंह डायरेक्टर रह चुके हैं। और उसके बाद जब यह बात आती है कि शीतल प्रसाद सिंह ने संजय सिंह और आशुतोष को रूस का पूरा दौरे का खर्चा उठाया, तो ये बात स्पष्ट हो जाती है, फिर इसमें छुपाने के लिए कुछ बचता नहीं है। जी अनिल महेश्वरी जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? देखिए, ये जो आपने जैसे अभी बतलाया कि शीतल सिंह जी का तो कोई फ्री लंच तो होता नहीं है। कोई भी आदमी जो बाहर भेज रहा है आपको या कर रहा है, तो ये सब बातों की आपको जानकारी सरकार में रहते हुए 2 साल में नहीं जानकारी हुई। अब आपने बतलाया कि गूगल के थ्रू आपने अपने जीमेल आईडी के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आई, इससे पहले ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी? जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ सर, जितनी भी विदेश यात्राएं होंगे मेरे को छोड़कर, मैं तो मंत्रिमंडल में होते हुए भी जानकारी नहीं थी, किसी विधायक को जानकारी नहीं है कितनी विदेश यात्राएं हुई हैं। और विदेश यात्रा जो लोग अपनी हर चीज फेसबुक और ट्विटर पे डालते हैं, इन 5 में से किसी भी नेता ने एक भी विदेश यात्रा की फोटो ट्विटर या फेसबुक पर नहीं डाली है। किसी कार्यकर्ता को नहीं पता, एक ऐसी पार्टी जो 10-10 रुपए का चंदा ले रही है दिल्ली में और पंजाब में लोगों से, 50 से ज्यादा विदेश यात्राएं उसके लोग कर रहे हैं, उसका पैसा कहां से आ रहा है ये बताने को तैयार नहीं है। कुछ मंत्रियों की यात्राएं तो सरकारी खर्चे पर हुई, लेकिन उसके अलावा सारी यात्राएं या तो चंदे के पैसे से हुई है या इलीगल पैसे से हुई है। वहां पर वो कहां रुके, किन लोगों के साथ और क्यों गए, मतलब अमेरिका या कनाडा, वहां तो इतनी ज्यादा यात्राएं हुई हैं कि ऐसे लग रहा है शायद अगला चुनाव अमेरिका या कनाडा में लड़ने की योजना थी। जी अच्छा कपिल जी, बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जो रोजमाटा कंपनी है, जिसको खुद आपने कहा कि जब पहली सरकार थी तो शायद से पता भी नहीं होगा कि बैन कर दिया गया, आपको तो पता था ये बात, लेकिन फिर भी उसको लगातार ठेके दिए गए। आप 2 साल से मंत्री पर हैं, आपको जो बर्खास्त किया जाता है और अब आप इसके बाद जो खुलासे करें, आप गूगल करने की बात करें, तमाम चीजें, जब आपको पता था कि उसको बैन कर दिया गया है तब आपने इस बारे में आवाज नहीं करना। 49 दिन की सरकार में मैं नहीं था, मैं वो पहला चुनाव हार गया। नहीं, आपको ये नहीं पता था कि रोजमाटा कंपनी को बैन किया गया? जब आप शीतल सिंह का प्रोफाइल चेक करते हैं और डिटेल में जाते हैं तब ये बात निकल कर, और रोजमाटा कंपनी का नाम ही निकल के नहीं आता है, क्योंकि रोजमाटा कंपनी ने और उत्सव सेफ्टी कंपनी ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना लिया और उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वेंचर्स लिमिटेड करके एक अलग से वेंचर बनाया, जिसको सारा का सारा ठेका दिया गया। उस वेंचर के डिटेल खोलने पे पता लगता है कि उसमें एक उत्सव सेफ्टी कंपनी भी है, एक रोजमाटा, और उत्सव सेफ्टी में शीतल प्रसाद सिंह जुड़े हुए, और रोजमाटा कंपनी वो कंपनी है जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े हवाला कारोबार से जुड़ी हुई दिखती है। गूगल में अगर एक बार सर्च किया जाए तो उसके तार स्विस बैंक तक जाते हुए दिखते हैं। ऐसी कंपनी के लोगों के साथ अगर आप कहते और खुलेआम कहते हैं कि हाँ हमारा रूस का सारा खर्चा इस व्यक्ति ने उठाया, मेरे को लगता है ये राजनीति करने कम से कम हम लोग नहीं आए थे। शंभुनाथ जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कपिल जी, एक तो आपने आरोप सीधे सीधे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पे लगाए हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात में, सवाल अलग है लेकिन मैं थोड़ा सा अलग पूछ रहा हूँ, कहा कि शुरू में जब आपने टैंकर घोटाले में शीला जी का नाम ले लिया था तो उस वक्त कपिल ने, अरविंद ने आपको कहा कि अगर आप इस तरह का नाम लेंगे तो हम आपको सिवाय आत्महत्या करने के और कोई चारा नहीं बचेगा, मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा। तो आप इतने दिनों आपने कहा कि चुप रहे, लेकिन जब ये लग गया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, आपने मान लिया, कहीं ना कहीं से अंतर्मन से स्वीकार कर लिया, तो इतने दिनों तक चुप रहना, कैसे आप उनके साथ रहे? और अभी जो बीच में दिखाई पड़ रहा था, आपने कहा कि उनकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे, वो आपकी तारीफ कर रहे थे, दोनों लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, तो ये कोई रणनीति थी या कुछ अंदर अंदर पक रहा था दोनों को, या भाव कहना चाहिए भावों की अभिव्यक्ति, क्या था ये? मैं आपको बताता हूं सर, वो पूरे टैंकर घोटाले की जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद भी कहीं मन में ये नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हो सकते हैं। ये जरूर आया कि हाँ कुछ लोग हैं जो जांच रुकवाना चाहते हैं, पुराने घोटाले नहीं खुलवाना चाहते, लेकिन उनके खुद के सामने उनके मंत्रालय में भ्रष्टाचार होने लग जाएंगे, उनके सगे संबंधियों के छापे पड़ने लग जाएंगे, पीडब्ल्यूडी के फेक बिल, खुद उनके घर तक ये भ्रष्टाचार पहुंच जाएगा, ये अंदाजा जीवन में कभी नहीं था। और ये अंदाजा जब लगा तो उसके बाद ज्यादा दिन नहीं रुके, उसके बाद तुरंत बोला है और सबके सामने आके बोला है।
इसके लिए आपने इंतजार क्यों किया है? अगर आप पहले ही ये कर देते, वो बर्खास्त करते, उसके पहले आप ये बोल देते, तो शायद आपकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ी होती। देखिए, ये तो घटनाक्रम रचा गया है। शनिवार की सुबह 9:30 बजे इंटरनेट पे मेरा पत्र है कि मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से अपॉइंटमेंट मांगा है। शुक्रवार की शाम तक मेरे को नहीं हटाया गया। शुक्रवार की शाम तक किसी ने नहीं बोला कि दिल्ली में पानी की समस्या हो रही है और मंत्री अच्छा काम नहीं कर रहा है। शुक्रवार की शाम तक कोई नगर निगम का ऐसी समीक्षा नहीं हुई जिसमें यह कहा गया हो कि चुनाव से पहले पानी की गड़बड़ हुई है और मंत्री हटना चाहिए। शनिवार की सुबह 9:30 बजे मैं एक पत्र लिखता हूं एंटी करप्शन ब्यूरो को और उस पत्र को ट्वीट करता हूं, तो वो ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से अपॉइंटमेंट मांगा। उसी दिन 10 बजे अरविंद केजरीवाल जी से मेरी मीटिंग होती है, 4 बजे विधायकों की मीटिंग बुलाई जाती है और उस दिन शाम को मेरा मंत्रालय यह कह के हटा दिया जाता है कि पानी के काम के कारण हम चुनाव हारे, इसलिए कपिल मिश्रा को हटा रहे हैं। शुक्रवार तक क्यों नहीं निर्णय हुआ? क्यों मेरा एंटी करप्शन ब्यूरो से अपॉइंटमेंट जिस दिन लिया गया उसी दिन शाम को यह निर्णय हुआ? और जब आपने ये कह दिया ऑन रिकॉर्ड कि पानी के काम के कारण जनता नाराज है और जनता वोट नहीं दे रही है, इसलिए कपिल मिश्रा को हटाया गया है, तो फिर आप विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड कैसे कहते हैं कि जनता ने सारा वोट हमें दिया और हम मशीन के कारण हार गए? एक बात बताइए कपिल जी, एक बात बताइए, मुझे थोड़ा समझाइए। राजेंद्र गहलोत को कल हम सुन रहे थे, टोटल न्यूज ने खास बातचीत राजेंद्र की जी को, हाँ, तो क्योंकि अब जल मंत्री उनको बनाया गया है, तो उन्होंने हमारे साथ बातचीत में कहा कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है, आरोप लाया, क्योंकि ये जो आपने बात कही जल मंत्री बतौर रहते आपका काम क्या था, इसीलिए मेरा आपसे सवाल है ये। तो उन्होंने खुद इस बात को कहा कि ये अब देखना होगा कि चुनाव से पहले ही जो इन्फ्लेटेड बिल, बढ़ चढ़कर बिल आखिरकार कैसे लोगों के पास पहुंच गए, कोई साजिश तो नहीं थी, कोई खेल तो नहीं था। यह बात उन्होंने कहा, मैं इसकी जांच करूंगा। राजेंद्र गहलोत ने बकायदा स्पष्ट कहा है। नहीं, जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मैं उनको 2 सलाह दूंगा पुराना जल मंत्री का अपने अनुभव के नाते। एक तो पहले दिन ही आते ही अपने ही अधिकारी और कर्मचारियों पर उंगली उठाना और साजिश की है उन्होंने, इस प्रकार से नहीं शुरुआत होनी चाहिए। ये अच्छी, दिस इज नॉट अ गुड बिगनिंग। ये शुरुआत करने का तरीका नहीं है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड पूरी दिल्ली में जब पानी दे रहा है तो वहां 24 घंटे काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं, तभी ये पूरी व्यवस्था चल रही है। पिछले 2 साल के और चुनाव के दौरान एमसीडी की वोटिंग वाले आखिरी दिन तक चुनाव प्रचार के अरविंद केजरीवाल जी के बयान, उनके इंटरव्यू, उनके स्टेटमेंट और सरकार की सारी रिपोर्ट, अगर उनमें कहीं एक जगह भी ये आए कि पानी के काम में कोई खराबी हो रही है और इसके कारण हम चुनाव हार सकते हैं, तो जरूर इस बात को माना जा सकता था। फिर भी मैं कहता हूं आप जांच कराइए, जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन एक बात ऑन रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी का जो भी नेता है वो बस ये बता दे, एमसीडी के चुनाव में जनता ने वोट नहीं दिया इसलिए हारे हैं, या जनता ने सारा वोट दे दिया, मशीन ने गड़बड़ करी इसलिए हारे हैं। ये एक बार बताना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा पानी के कारण हारे हैं कि नहीं हारे हैं। जी अच्छा, एक और सवाल है, जो टैंकर घोटाले को लेकर या हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बात आप बोल रहे हैं, इसको जो दबाया गया, जो आप आरोप लगा रहे हैं दबाया गया, तो क्या इसमें कोई पैसे का खेल हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ क्या है, किस बात को लेकर आपका शक है? देखिए, अगर एक कंपनी के ऊपर 400 करोड़ के घोटाले की जांच चल रही है और हमारी अपनी सरकार ये नोटिस देती है कमेटी से जांच करा के कि इस कंपनी के सारे ठेके बंद हो जाने चाहिए, उसके बाद उस कंपनी के ठेके बंद नहीं होते, और उसके बाद उसी कंपनी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति कहता है कि मैंने संजय सिंह और आशुतोष के रशिया दौरे का खर्च उठाया, और ये केवल एक दौरे की जांच अभी सामने आई है, एक दौरे के थोड़े से डिटेल तारीखें नहीं आई हैं, केवल इतना आया कि एक व्यक्ति ने ऐसे 50 दौरे हुए हैं, वो किन कंपनियों ने कराए हैं, वो कौन करा रहा है। तो जैसे कि सर ने कहा कि देयर आर नो फ्री लंचेस, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो मुकेश कुमार का प्रोफाइल सामने आया, अरविंद केजरीवाल जी ने एक वीडियो चलाया कि चारों 50 लाख रुपए की डोनेशन मुकेश कुमार ने दी हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पास चारों डोनेशन का लेटर हेड था, उसमें 2 में मुकेश कुमार के साइन थे, तीसरे में हेम प्रकाश का साइन था। जानते हुए और आईआरएस ऑफिसर होते हुए और टैक्स के, रेवेन्यू के, फाइनेंस के सारे कानूनों की समझ होते हुए उन्होंने तीसरे लेटर हेड को छुपा लिया और ये बोला कि चारों डोनेशन मुकेश कुमार ने दिए। ये अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट किया। अगले दिन जब मैं वो लेटर हेड सामने लेके आया और ये बताया कि मुकेश कुमार का तो उन कंपनियों से रिश्ता ही नहीं था जिस वक्त वो डोनेशन आई, और मुकेश कुमार के पास ये अधिकार नहीं था कि डोनेशन दे, और हेम प्रकाश का लेटर जो अरविंद केजरीवाल के पास था उसकी कॉपी मैंने मीडिया को दिखाई और यह बताया कि ये वही हेम प्रकाश है जो हेम प्रकाश रोहित टंडन की डेवलिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में डायरेक्टर है, उसी कंपनी में जहां पर छापा पड़ने पे सोफे से, बाथरूम से, गद्दे से, हर जगह से नोटों की गड्डियां बरामद हुई थी आईटी के रेट्स में। उसी हेम प्रकाश का नाम अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों छुपाया? उसी का लेटर हेड क्यों छुपाया? क्यों मुकेश ने ही चारों डोनेशन दिए? ये अरविंद केजरीवाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। टैक्स की, डोनेशन की, रिवेन्यू की, एक एक कानून पढ़ के, एग्जाम क्लियर करके, ऑफिसर बन के वहीं पर नौकरी करने के बाद पॉलिटिक्स में आए हैं, और वो लेटर हेड उनके पास था। उसके बावजूद अगर वो छुपाते हैं तो इसका मतलब, और उसी व्यक्ति का छुपाते हैं जिसका हवाला का पूरा नेटवर्क है,
उसी व्यक्ति का छुपाते हैं जो रोहित टंडन की कंपनी में है। अब इसके बाद भी अगर बोले कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, तो मेरे को लगता है फिर ईमानदारी की परिभाषा बदलनी होगी। ठीक है, यानी कि आपका ये कहना है गड़बड़ हुई। ठीक है, अनिल बंसल जी आपका सवाल। कपिल जी, जो आपका टोटल रिएक्शन है, आपने बर्खास्त किए जाने के बाद आपने एक ये किया, तो क्या ऐसे इससे क्रेडिबिलिटी कर वो नहीं लगता? आप उसी समय पहले ही अगर रेबेल बन के रिवोल्ट करके आते तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं होता? सर, ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। या तो वो ये स्पष्ट कर दें कि मेरे को हटाया क्यों गया, और 9:30 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो को मैंने पत्र लिखा, उससे पहले मुझे क्यों नहीं हटा दिया गया? मेरा दूसरा कहना है कि क्या मंत्री पद से किसी को हटा देने से उसको रेबेल बन जाना चाहिए? मैं ये कहता हूं, मतलब हमारा मोह मंत्री पद से है, पार्टी से नहीं है। सर, मैंने तो एंटी करप्शन ब्यूरो को मंत्री बने हुए मंत्री के लेटर हेड पे अपॉइंटमेंट मांगा था सुबह 9:30 बजे, उसी दिन शाम को हटा दिया गया। और हटाया भी केवल इसीलिए गया जिससे ये परसेप्शन, उनको पता था कि अगले दिन मैं सच सामने लाने वाला हूं, तो एक दिन पहले शाम को हटाया ही इसीलिए गया कि ये कहानी बने कि ये मंत्री पद से हटने के बाद बोल रहा है। अगर उनकी हिम्मत थी तो मेरे एंटी करप्शन ब्यूरो से अपॉइंटमेंट लेने के बाद, जब तक मैं एंटी करप्शन ब्यूरो से नहीं मिलता तब तक मेरे को मंत्री पद पे रख के देख लेते। अच्छा, लेकिन उस दरमियान जयशंकर जी आपके पास आऊंगा, आपका एक सवाल है, लेकिन इससे पहले बड़ा उस दरमियान, क्योंकि आपने जो शाम को बोला था, आपने बोले थे खुलासा करूंगा, और लगातार आप टैंकर घोटाले की बात कर रहे थे। अगली सुबह जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब आप टैंकर घोटाले का जिक्र न करके आप 2 करोड़ के कैश के लेन देन की आप बात करें, जो आपने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगा, अरविंद कि आप वहां पर मौजूद थे। तो ये क्या हो गया? आप पहले कुछ और बोलते और सुबह आकर आप उस चीज को ट्वीट नहीं कर सकते थे एक दिन पहले। ये बात तो यहाँ पे उपस्थित सभी लोग मानेंगे कि उस चीज को पूरे मीडिया जब तक मेरे सामने ना हो और देश मेरे सामने ना हो, मैं ट्वीट करके नहीं रह सकता था, और कोई भी इस चीज को ट्वीट करके नहीं छोड़ता। एंटी करप्शन ब्यूरो से अपॉइंटमेंट मांगा था और टैंकर घोटाले की जानकारी और विभव का और आशीष तलवार का नाम उनको देकर आया हूं, लेकिन वो जो तथ्य मेरे को देश के सामने रखना था वो किसी और तरीके से नहीं रखा जा सकता। जयशंकर जी आपका सवाल। नहीं कपिल, यही बात आ रही है, जैसे आपने कहा कि 2 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन से लिया उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने, और ये बार बार पूछा जा रहा है आपसे कि आप उस दिन थे वहां पे, कब की बात है, किस दिन की बात है, कितने बजे कितने मिनट की बात है, आप वहां थे? आमतौर पे ऐसा नहीं होता कोई रिश्वतखोर किसी और को बुला करके कहे कि साहब तुम भी बैठो, देखो ये हम इनसे 2 करोड़ रुपए रिश्वत ले रहे हैं। आमतौर होता नहीं है, लेकिन आपने कहा कि ऐसा हुआ है, तो एक तो आपको तिथि बताना चाहिए, समय बताना चाहिए। दूसरी बात है, आप लोगों का उदय लोकपाल जन लोकपाल के आंदोलन से हुआ, उसी के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति हुई। लोकायुक्त ने आपको बुलाया 2 दिन पहले कि आप सबूत दिखाइए, बताइए। आप बीमारी के बहाने आप घर पे रह गए। उस दिन आप टीवी वालों को इंटरव्यू दे रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन लोकायुक्त के पास आप नहीं गए। तो इसका क्या वजह? मतलब एक है कि आप आरोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं। दोनों चीजों पे आपका जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो चाहे वो 2 करोड़ रुपए वाला मामला हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के साढ़ू बंसल परिवार का मामला हो, चाहे विदेश यात्राओं का मामला हो, चाहे टैंकर घोटाले का मामला हो या हवाला का मामला हो, इनमें से किसी भी मामले पे मैं आरोप लगाकर भागा नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने जब 14 केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे मांगे थे, एक भी सबूत नहीं लेके आए थे और एक लारा दिया था, फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। मैंने ये भी नहीं बोला। इन सारे के सारे मामलों में खुद गवाह बन के अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो में एक एक मामला लेकर गया हूं। अगर ये मामला कोई भी गलत साबित होता है तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर फिक्स होती है। ये अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की है। आप बता दीजिए, टोटल टीवी पर आप ये बता दीजिए कि आप, मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों नहीं बता रहा हूं। मैं आपको ये बात बताता हूं कि मैं क्यों नहीं बता रहा हूं। इस एक तथ्य के लिए अरविंद केजरीवाल जी बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं। इस एक तथ्य के लिए कभी वो अपनी धर्मपत्नी को आगे करते हैं, कभी वो विधायकों को मेरे घर पे अनशन करने भेजते हैं, कभी वो कार्यकर्ताओं से कहते हैं, कभी वो कुछ लोगों से कहते हैं कि बस ये क्यों। अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल फिक्स उनका गेम प्लान है। जिस वक्त मैं बोलूंगा डेट टाइम, उस वक्त वो अपने घर से एक सीडी लेके निकलेंगे और बोलेंगे देखो यहाँ पर तो एक कपिल मिश्रा था ही नहीं और मैं बेगुनाह हूं, अब इस मामले की कोई जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरी बात आप पहले पूरी सुनिए, पहले आप मेरी बात पूरी सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी का केवल यही प्लान है। और ऐसा आदमी जो डंके की चोट पे पूरे देश के सामने कहता है कि मैं ईवीएम की मशीन हैक कर सकता हूं, उस आदमी के सामने सीसीटीवी कैमरे की कोई भी साथ नहीं है साहब। सीसीटीवी कैमरा कुछ नहीं है उसके सामने। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो गया, नहीं करूंगा, एक बार मेरी पूरी बात होने दीजिए। संडे को सुबह 11 बजे मैंने ये बयान दिया। संडे को कोई रिस्पांस नहीं, मंडे को कोई रिस्पांस नहीं, ट्यूसडे को कोई रिस्पांस नहीं, वेडनेसडे को कोई रिस्पांस नहीं, थर्सडे को कोई रिस्पांस नहीं। फ्राइडे को सत्येंद्र जैन आके बोलते हैं, फ्राइडे को आके बोलते हैं जी मैं तो वहां पे था ही नहीं। अगर आप वहां पे थे ही नहीं तो ये तो आप संडे को 11:30 बजे भी इस देश को बता सकते थे, संडे को 12 बजे भी बता सकते थे। संडे मंडे 5 दिन लगे इस बात को आके कहने में कि मैं तो वहां था ही नहीं। मेरे को ये लगता है अरविंद केजरीवाल इस मामले में जांच का सामना कर ले, मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी पे और आई विटनेस बन के। क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। नहीं गए आप लोकायुक्त के पास, आप क्यों? मैं आपको बताता हूं, लोकायुक्त
जी के पास मैंने क्षमा मांगी, ये कहते हुए कि मेरे को घर पे रुकने को कहा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी घर के अंदर ही हुई थी, उसके बावजूद भी मैंने वहां क्षमा मांगी और 25 तारीख की अगली तारीख में जरूर जाऊंगा। ठीक है, चलिए सवालों का सिलसिला लगातार जारी, स्पष्ट सवालों पर स्पष्ट जवाब ले रहे हैं। कपिल मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में, और आप कहीं मत जाएगा। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं।